तेज बारिश में भीगती हुई अदिति अपने कपकपाते वजूद के साथ तनहा सड़क पर खड़ी हुई थी। नाजुक ओठ सी की शिद्दत से नीले पड़ रहे थे, जबकि बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। आंखों से आंसू जोरों तक बह रहे थे। कहीं कोई जाए पनाह नहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने तकलीफ दे निगाहों से पलटकर हवेली की तरफ देखा। इस वक्त वह अपनी हर महरूमी पर मातम मना रही थी। अभी दिन ही कितने हुए थे उसे बाप के प्यार भरे साए से दूर हुए कि सगे रिश्तों ने अपना असली रूप दिखा दिया था। वह चीख चीख कर रोने लगी। वह इतनी जोर जोर से चीख कर रो रही थी कि जैसे अपने अंदर की सारी घुटन सारा दर्द अपनी चीखों के जरिए बाहर निकालना चाहती हूँ। आसमान भी उसकी चीख सुनकर गरज उठा और भी जोर से बरसने लगे थे। रो रो कर अदिति का गला बैठ चुका था। आधी रात में सड़क पर तन्हा होने का डर किसी जोक की तरह उसके साथ चिपका हुआ था। उसने तो बिना ज़रूरत कभी हवेली से पाँव भी बाहर नहीं निकाला था। अकेले तो कभी किसी के साथ भी नहीं जाती थी, मगर इस वक्त आधी रात को वह यहाँ अकेली खड़ी हुई थी। वह बार बार पलटकर हवेली की तरफ देखती थी, मगर अब उसे वह पनाह नहीं मिलनी थी। यह सोचते हुए वह सड़क पर चलने लगी। उसे नहीं पता था वह कहाँ जा रही है, बस चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। अपने ध्यान में उसने देखा ही नहीं कि सड़क जंगल की ओर जा रही थी, एक सुनसान इलाके की ओर। जब थक गई तो एक जगह पर बैठ गई। चाची ने उसे आधी रात को हवेली से धक्के देकर निकाल दिया था। उसके बाप के मरने के बाद वह जैसे सारी दुनिया में अकेली रह गई थी। बारिश की गिरती बूंदें ना सिर्फ उसके जिस्म को भिगो रही थी, बल्कि उसके दिल पर बरसती हुई दर्द की चोटें भी दे रही थी। सड़क किनारे बैठकर रोते रोते वह कब अपनी होश हवास में बेगाना हो गई, उसे खबर ना हुई। दर्द करते सर की कनपट्टी को एक हाथ से दबाते हुए त्रिशांत ठाकुर दूसरे हाथ से ड्राइविंग करने में बिजी था। इस मौसम को भी अभी खराब होना था। उसने गुस्से से जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। बारिश इस कदर तेज हो रही थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कों पर पानी भरने लगा था, जिससे गाड़ी आगे बढ़ाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन वह रुक भी नहीं सकता था। उसे जल्द से जल्द इस खतरनाक मौसम से बचकर फार्म हाउस पहुंचना था। इस वक्त वह बड़ी ही सावधानी से गाड़ी चला रहा था। भगवान न करे अगर जल्दबाजी में वह यहाँ से निकलने की कोशिश करे और गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए तो पूरी रात उसे इस बरसाती बारिश में अकेली जगह पर बंद गाड़ी में रुकना पड़ेगा, जो उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। छोटी जगह पर तो उसका वैसे भी दम घुटने लगता था, फिर पूरी रात को गाड़ी में कैसे गुजार सकता था कि जब गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़े हुई बेजान वजूद पर पड़ी तो वह चौंक गया। मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। बारिश जोरों से बरस रही थी। ऐसे में किसी इंसानी वजूद का सड़क पर इस तरह पड़ा होना हैरत का कारण था। एक पल के लिए वह थोड़ा सा घबराए जरूर था, क्योंकि आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल रहे थे। जरा जरा सी बात पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतर आते थे और फिर उन्हें वीरान जगह पर छोड़कर चले जाते। प्रशांत के दिमाग में भी यही ख्याल आया था, हो सकता है वह अभी जिंदा हो और मैं उसकी हेल्प कर दूं तो वह इंसान बच जाए। यह सोचकर उसने गाड़ी से उतरने का इरादा किया, लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। यह किसी चोर डाकू की साजिश भी हो सकती है, मगर त्रिशांत ठाकुर किसी से नहीं डरता था। त्रिशांत ठाकुर ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और अपनी पिस्तौल जेब में रखता हुआ नीचे उतरा। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रौब था कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। खूबसूरत दमकती रंगत वाला शांत चेहरा, लेकिन काली गहरी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। बात करने का तरीका इतना सलीके वाला था कि हर कोई उसकी इज्जत करने लगे। जो भी उसके पास आता खुद ब खुद उसकी बातों का
कायल हो जाता। उसकी आवाज़ भारी और साफ थी, जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। वह बेतहाशा आदिति की तरफ भागा। जब करीब पहुंचा तो एक पल को ठिठक गया। दूरी और अंधेरे के कारण उसे साफ समझ नहीं आया था कि सामने कोई लड़का है या लड़की, लेकिन जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें ठहर गई। सामने एक नाजुक सी लड़की थी। उम्र होगी कोई 19 या 20 साल, और उसके चेहरे पर खौफ, लाचारी और दर्द का एक अजीब सा मिला जुला भाव था। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे झकझोरा हो। वो हल्की हल्की सिसकियों के साथ खुद को समेट खड़ी थी। प्रशांत का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। उसकी सांसें रुक गई। एक पल को वो बस देखता रहा और फिर झट से आगे बढ़ा। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ है? किसने किया ये सब? उसकी आवाज़ में घबराहट थी, मगर वो समझ चुका था ये कोई आम हालत नहीं थी। ये लड़की किसी भयानक मुसीबत में थी। घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने झुककर उसके कांपते हाथों को थाम लिया। जैसे ही प्रशांत ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया, वह बुरी तरह चौंक उठा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था और वह बेसुध पड़ी हुई थी। उसने इधर नज़र घुमाई, लेकिन आसपास से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हैरत हो रही थी कि जवान खूबसूरत लड़की इस तरह सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही थी। लेकिन फिलहाल यह सब बातें सोचने का वक्त नहीं था। उस लड़की की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। उसने फौरन अदिति को अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने बड़ी ही सावधानी से अदिति को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया था। बारिश में प्रशांत को भी बुरी तरह भिगो दिया था। गाड़ी में पड़ी हेड टॉवल उठाकर उसने अपने सर के बालों को पोंछा और फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। अब वह गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ा रहा था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसकी गाड़ी में मौजूद उस अनजान लड़की की हालत बेहद नाजुक हो जाती। न जाने ये लड़की किस मुसीबत में घिरी हुई थी, किस हाल तक पहुंच गई थी। वह त्रिशांत ठाकुर को किसी पर रहम नहीं खाता था। उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर था। सब लोग उसके बारे में ही सोचते थे, लेकिन अब इस वक्त बस लगातार अदिति के बारे में सोचता जा रहा था। कभी कभी पीछे पलटकर उस लड़की को देख लेता था, जो बेहोशी में भी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। लेकिन प्रशांत तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हॉर्न पर हाथ देना शुरू कर दिया। चौकीदार भागता हुआ आया और गेट खोल दिया और जल्दी से गाड़ी अंदर ले आया। बिना छतरी लिए वह जल्दी से गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आया और दरवाज़ा खोल कर बेहोश पड़ी हुई अदिति के वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। वह जब भी फार्म हाउस आता था, नौकरों की सामत आ जाती थी, इसलिए सभी डरे सहमे से कतार में खड़े थे। मगर इस वक्त त्रिशांत ठाकुर की बाहों में एक लड़की का वजूद देखकर वे सभी हैरान रह गए। त्रिशांत ठाकुर ने आज तक किसी औरत को यूं छुआ तक नहीं था। इस बात के गवाह वह सारे नौकर थे, और आज वह एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर ले आ रहा था। ये सबके लिए वाकई हैरानी की बात थी, मगर वे नहीं जानते थे कि उनका मालिक उन्हें और भी झटके देने वाला है। डॉक्टर विकास को बुलाओ। नौकर को यूं हक्का बक्का खड़ा देखकर उसने सख्त लहजे में अपने फैमिली डॉक्टर विकास आहूजा को बुलाने का हुक्म दिया और एक नज़र अदिति के भीगे हुए वजूद पर डाली। अदिति बेहोशी की हालत में बस हल्की हल्की सिसकियां भर रही थी। पहले जो अदिति का बदन बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, लेकिन अब कुछ ही देर में उसका जिस्म बुखार से तप रहा था। शायद उसे ठंड लग रही थी
क्योंकि कंपकपाते जिस्म के साथ वह त्रिशांत ठाकुर के सीने में सिमटती जा रही थी, जैसे खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रही हो। अदिति की यह हरकत देखकर नौकरों के ओठों पर दबी दबी हल्की सी मुस्कान आई। तुरंत ही उन्होंने अपनी हंसी दबाई और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए। अगर त्रिशांत ठाकुर उन्हें मुस्कुराए हुए देख लेता तो यकीनन उनकी सामत आ जाती। अदिति को अपनी बाहों में उठाए त्रिशांत ठाकुर अपने कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे अपने कमरे में लाकर नरम नरम बिस्तर पर लिटा दिया था। त्रिशांत ने खुद उसका माथा छुआ। वह जल रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता बुखार में करते क्या हैं। ठंडे पानी की पट्टियाँ करता हूँ, वह खुद से ही बड़बड़ाया और फौरन कमरे में से बाहर निकलते हुए नौकरानी को आवाज़ दी। तेज बुखार को कम करने के लिए जो भी तरीका है वो फौरन मुझे बताओ। उसके सवाल पर नौकरानी घबरा गई थी, मगर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के लिए कहा था। लेकिन ठंडी पट्टियाँ रखते ही अदिति की और भी ठंड लगने लगी, क्योंकि यह सर्दी का बुखार था। ठंडे पानी की पट्टियाँ करने से उसकी हालत और बिगड़ गई थी। और तभी त्रिशांत की नज़र उसके भीगे कपड़ों पर पड़ी थी। उसने अपने माथे को मसला। जब तक उस लड़की के वजूद पर गीले कपड़े रहेंगे उसकी ठंड कैसे जाएगी। उसने दोबारा अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाई। धन्नो डरती कांपती अंदर दाखिल हुई थी। तुरंत इस लड़की के कपड़े चेंज करो। जी साहब जी, लेकिन कपड़े तो नहीं हैं। कोई बात नहीं, मेरी कबर्ड से कोई कपड़े निकाल कर उसे पहना दो। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। डॉक्टर को आने में काफ़ी वक्त लग गया था। वजह मौसम की खराबी थी, मगर जैसे ही डॉक्टर आया त्रिशांत ठाकुर उस पर दौड़ पड़ा। इतनी देर लगा दी आने में, मरीज चाहे जान से चला जाए, मगर आप लोगों को परवाह नहीं होती है। डॉक्टर ने देर से आने पर माफ़ी मांगी और फौरन अदिति का चेकअप करने लगे। अदिति की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर ने उसे दवाइयाँ लिख कर दी और फिर बुखार के टूटने का इंतज़ार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद अदिति का बुखार टूटा था और उसे कांपती आवाज़ में पानी मांगा था। त्रिशांत ठाकुर फौरन उठा और खुद किचन से पानी भर कर लाया और अदिति के ओठों से लगा दिया। अदिति अब तक कांप रही थी। उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। अगर होश होता तो यकीनन त्रिशांत ठाकुर से उसका परिचय जरूर पूछती, जो ऐसे हक से उसे पानी पिला रहा था जैसे सदियों की पहचान हो। डॉक्टर अदिति को इंजेक्शन लगाने के बाद चला गया था। सुबह 5 बजे के करीब जाकर अदिति का बुखार टूटा था और वह पलंग पर उठ बैठी और इधर उधर नजरें दौड़ाई। वह ना जाने कहाँ थी। ब्लू और वाइट की थीम के साथ कमरा बेहद शानदार था। कमरे में नरम रोशनी फैली हुई थी। अचानक अदिति की नज़र कमरे के सोफे में सोई हुई त्रिशांत ठाकुर पर पड़ी, जो दिल धक से रह गया। ना जाने वह कौन था और यहाँ तक वह कैसे पहुँची थी। कहीं वह गलत हाथों में तो नहीं लग गई। एक के बाद एक सोची अदिति के कमजोर दिमाग को घेरने लगी। त्रिशांत ठाकुर ने अदिति को जागते देखा तो उठकर बड़ी लाइट जला दी। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अदिति ने फौरन अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद जब आंखें रोशनी को झेलने के काबिल हुई तो उसने चेहरे से हाथ हटाया। सामने खड़े त्रिशांत ठाकुर को देखकर उसका दिल कह रहा था कि वह वाकई गलत हाथों में आ चुकी है। अब उसके साथ ना जाने क्या होने वाला था। किसी की दुश्मनी की सज़ा आज उसे भुगतनी पड़ेगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लड़खड़ाते हुए लहजे में अदिति ने त्रिशांत से सवाल किया था, जो अदिति की तरफ देखकर बेरहमी से मुस्कुरा दिया था। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। आप मेरे रास्ते में क्यों बेहोश पड़ी हुई थी? इतनी रात को घर से बाहर क्या करने आई थी? किसी के साथ भाग रही थी या आपको किसी ने घर से निकाल दिया था? अदिति की आंखों में देखते हुए त्रिशांत ने ठंडे लहजे में पूछा था। रात को ही उसने सारी जानकारी निकलवा ली थी। अदिति उसके सालों पुराने दुश्मन विक्रम चौहान की भतीजी थी। त्रिशांत ठाकुर और विक्रम जी की पारिवारिक दुश्मनी बहुत पुरानी थी। यह दुश्मनी सदियों से चली आ रही थी और एक दिन ख़त्म भी हो जाती, मगर
विक्रम जी ने पीठ पीछे वार करते हुए त्रिशांत ठाकुर की फसलों को आग ना लगाई होती और उसके जानवरों को उसी के बाढ़ में मौत के हवाले ना करवाया होता। त्रिशांत ठाकुर इस दुश्मनी को भुला रहा था, मगर विक्रम जी ने इस नाजायज कदम से ने उसे आग बबूला कर दिया था और अब वह विक्रम जी से अपने इस नुकसान की भरपाई चाहता था, उनसे बदला लेना चाहता था। हालांकि अब तक उनसे विक्रम जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन वह उन्हें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह एक ही बार विक्रम जी पर वार करना चाहता था। वह छोटे मोटे हमले करने का कायल नहीं था। वह एक ही बार में दुश्मन को चित कर दिया करता था। त्रिशांत ठाकुर का रौब आसपास के 10 गांवों में सर चढ़कर बोलता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि त्रिशांत ठाकुर से पंगा ले सके, मगर विक्रम जी ने त्रिशांत ठाकुर से पंगा ले लिया था। उसके अंदर के सोई हुई शेर को जगा दिया था और अब यकीनन विक्रम जी का अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। त्रिशांत कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहता था जिससे दुश्मन भी मर जाएं और लाठी भी ना टूटे। दोनों के परिवारों का अक्सर ही आमना सामना होता था। त्रिशांत ठाकुर के परिवार में ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर विक्रम जी बीबी बच्चों वाले आदमी थे। कई जगहों पर दोनों पार्टियों के लोगों को दावतों में बुलाया जाता। वहीं पर अदिति ने त्रिशांत ठाकुर को देखा था और उसे पता था कि यह उसके चाचा विक्रम का सबसे बड़ा दुश्मन है और जब उसने विक्रम को अपने सामने देखा तो उसकी सांसें अटक गई थी। यह इंसान उसे छोड़ने वाला नहीं था। अपनी दुश्मनी का बदला उससे जरूर लेता। वह तो उसके लिए एक बड़ा मोहरा साबित हुई थी। यह सोचकर ही अदिति की आंखों में आंसू भर आए थे। अदिति की बेहोशी के दौरान ही उसने उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा ली थी और जब उसे पता चला कि अदिति विक्रम जी की भतीजी है तो वह फिलहाल उसे अपने पास रखना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे विक्रम जी की मर्दांगनी जल जाए और वह बौखला कर कोई गलत कदम उठा ले जिसका सहारा लेकर विक्रम जी के पूरे खानदान को तबाह किया जा सके। मैं आपके रास्ते में नहीं आई थी, बल्कि किसी काम से जा रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं भीग गई, मुझे चक्कर आने लगे और मैं सड़क पर गिर गई। अदिति ने त्रिशांत ठाकुर को सच्चाई नहीं बताई, जबकि अदिति के कपड़े पहनने के अंदाज से वह इतना तो समझ गया था कि अदिति की गिनती शरीफ लड़कियों में से होती है। वह बिना वजह इतनी रात को हवेली से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन शरीफ लड़कियां रात के इस वक्त अकेले घर से नहीं निकलती। यह सोचकर त्रिशांत के दिमाग पर हावी हुई थी। यकीनन किसी लड़के का मामला होगा। त्रिशांत ने तल्खी से सोचा और फिर जो उसके दिमाग में आया उसने अदिति के सामने कह भी दिया। किसी काम से निकली थी या फिर किसी लड़के का मामला है? सच सच बताओ। अगर किसी लड़के का चक्कर है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ, बल्कि तुम्हारी उससे शादी भी करवा दूंगा। त्रिशांत ठाकुर ने मजा लेते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर गुस्से से अदिति का चेहरा लाल पड़ गया। वह उसे बदचलन समझ रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात करने की? मैंने कहा ना, मैं किसी लड़के के पीछे नहीं थी और ना ही किसी गलत इरादे से निकली थी। वह अदिति जिसकी जुबान कभी किसी के आगे नहीं खुल सकती थी, इस वक्त त्रिशांत ठाकुर के सामने बोल रही थी, अपने गुस्से का इजहार कर रही थी और अदिति का ही अंदाज त्रिशांत के अंदर गुस्से की एक लहर भर चुका था और बिना कोई चेतावनी दिए अदिति के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में उबलता हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। वह झुका और अदिति का चेहरा अपनी उंगलियों की कठोर पकड़ में ले लिया। उसकी छुअन में गर्मी का नामो निशान नहीं था, जैसे वो उसे उसकी गलती का एहसास केवल अपनी पकड़ से ही करवा देना चाहता हो। उसकी आंखें अदिति की आंखों में गड़ी थी, गहरी, डरवानी और सख्त, बर्फ जैसी ठंडी मगर नुकीली आवाज़ में। उसने कहा, तुमने मुझसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बोलने की हिम्मत कैसे की? शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। एक बार और अगर ऐसी जुबान चलाई तो इसका अंजाम सोच भी नहीं सकती। मेरी इजाज़त के बिना इस फार्म हाउस से बाहर एक कदम भी निकाला तो तुम क्या हो, इसका एहसास मैं अपने ही तरीके से दिलाऊंगा। वो रुका। उसका चेहरा कुछ और करीब लाकर धीरे धीरे मगर सख्त लहजे में बोला, जानती हो ना, मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ
और अगर अब भी यकीन नहीं है तो अपने चाचा विक्रम जी से पूछ लेना। वो अब भी शायद उस दिन को नहीं भूले होंगे। वह अदिति के चेहरे के करीब अपना चेहरा करते हुए सख्त वार्निंग वाले अंदाज में बोल रहा था। उसकी गर्म सांसें अदिति को अपने वजूद पर सुलगता अंगारों की तरह लग रही थी। उसने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली और खुद के बचाव के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन अगले ही पल अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आंखों से आंसू अनजाने में बहने लगे थे, क्योंकि वह अपनी उंगलियों से अदिति की गर्दन को छू रहा था और फिर धीरे से अपने ओठ उसके कानों के पास लाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, खूबसूरत बहुत हो। अगर तुम विक्रम चौहान की भतीजी ना होती तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाता और तुमसे इश्क करने की गलती कर बैठता। लेकिन विक्रम चौहान की भतीजी हो, मेरे सबसे बड़े दुश्मन की तुमसे दिल लगाने की गलती नहीं, बल्कि तुम्हें अपने लिए एक मोहरा बनाऊंगा। एक झटके से उसने अदिति को खुद से दूर झटका था कि वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची थी। आंखें खोलकर सामने खड़े उस मर्द को देख समझ नहीं आ रहा था वह उसका रक्षक है या फिर उसकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाला। ऐसे तो अच्छा बस तूफानी बारिश से बचाकर अपने साथ ना लाया होता और उसकी ज़िंदगी ना बचाई होती। पल पल मरने से अच्छा था एक बार में ही मर गई होती। पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला था। यह सोचकर ही अदिति की जान कांपने लगी थी। टेबल पर दवा रखी है, टाइम से खा लेना। अभी धन्नो से कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करवाता हूँ। नखरे दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कहता हुआ वह कमरे से बाहर चला गया था, जबकि अदिति वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही थी, मगर त्रिशांत का रवैया उसकी समझ से बाहर था। वो उससे बहुत रूखेपन से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखों में उसने एक बार भी हवस की परछाई तक नहीं देखी। अगर वो चाहता तो उसी वक्त वहीं पर उसकी इज्जत को कुचलकर अपनी दुश्मनी का बदला पूरा कर सकता था, लेकिन नहीं। वो तो उसकी दवाइयों का भी ख्याल रख रहा था, उसके कपड़ों का, उसकी हालत का। अदिति ने अपने बदन पर पड़े कपड़ों पर नज़र डाली थी। सुबह सुबह धन्नो जब उसे उसका हाल चाल पूछने आई थी, तभी धन्नो ने बता दिया था कि साहब जी के कहने पर मैं आपके कपड़े बदल दिए थे और उसके दिल को थोड़ा सा सुकून हो गया था, वरना वह तो अपने बदले में कपड़े देखकर डर गई थी। त्रिशांत के ढीले ढाले कपड़ों में उसका नाजुक सा वजूद जैसे कहीं खो सा गया था, मगर अजीब बात ये थी कि उन कपड़ों में उसे एक अजीब सी पनाह मिल रही थी, एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे बिखेरने से बचा रहा हो। उसने आंखें बंद कर ली और उन कपड़ों की महक को अपने भीतर तक महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, त्रिशांत ठाकुर, अगर तुम मेरे चाचा विक्रम जी के दुश्मन ना होते तो शायद मैं भी इश्क करने की एक गलती कर बैठती, और वो भी तुमसे पहले। तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी जादू भरी यह काली गहरी आंखें, इन आंखों में कुछ तो ऐसा है जो इस दिल को बेवजह खींचता है। उसने ये बात मान ली थी कि बेझिझक बिना किसी बहाने के त्रिशांत ठाकुर एक बेहद हसीन और रौबदार मर्द था। वो मर्द जो हर लड़की का ख्वाब हो सकता है, लेकिन अदिति का नहीं। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी, समझती थी, लेकिन दिल पर किसी का जोर चलता है क्या? जो दिल अब भी उसके कपड़ों की खुशबू को महसूस करते हुए बेसब्र होकर धड़क रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। भीगी आंखों को पोंछते हुए उसने खुद को संभाला और बुदबुदाई, दिल तुझे खुद को काबू में करना होगा, वरना ये इश्क तेरे दुश्मन के सामने तुझे कमज़ोर बना देगा। बाहर आकर उसने सब नौकरों को वार्न कर दिया था, यह लड़की फार्म हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका पूरा ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का, उसकी दवाइयों का। उसे यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर धन्नो की ओर बढ़ाए थे। तुम कल इस लड़की के लिए मार्केट से ज़रूरी सामान ले आना। धनु के पैसे हाथ में लेकर
सर हिला दिया, मगर फार्म हाउस के अंदर नौकर चाकर इस पूरे मंजर को देखकर सकते में थे। वो त्रिशांत ठाकुर, जो किसी औरत से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था, जिसने आज तक किसी भी औरत को सीधे मुंह नहीं देखा था, आज वो एक लड़की की इतनी परवाह कर रहा था। रात भर उसकी देखभाल करना, उसे अपनी बाहों में उठाना, ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर कौन थी ये लड़की, कहाँ से आई थी, और त्रिशांत ठाकुर से इसका क्या रिश्ता था? हजार सवाल उनके जेहन में घूम रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि त्रिशांत ठाकुर से कुछ पूछ सके। अदिति धीरे धीरे बिस्तर से उठी और वॉशरूम में चली गई। बहुत देर तक वो चेहरे पर पानी के छींटे मारती रही, ताकि जलती हुई आंखों को थोड़ा सुकून मिल सके। फिर थकी हारी वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं थी, हल्की ठंड का एहसास अभी हो रहा था। शायद उसके बदन में ठंड समा गई थी। वो जल्दी से बिस्तर में घुस गई। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, मगर फिलहाल वो सुरक्षित थी। अजीब बात ये थी कि त्रिशांत ठाकुर जैसे खतरनाक आदमी के साथ एक ही कमरे में होने के बावजूद उससे जरा भी डर नहीं लग रहा था। कितना अजीब है, अदिति ने उलझे हुए दिमाग से सोचा। एक पल के लिए भी उसे ये महसूस नहीं हुआ कि त्रिशांत उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब इंसान का चरित्र साफ होता है तो उसका असर उसके चेहरे पर चमक बनकर झलकता है, और अदिति को त्रिशांत के चेहरे पर वही प्रकाश दिखा था जो गलत हो ही नहीं सकता और ना ही उसके साथ कुछ गलत कर सकता है। लेकिन अदिति नहीं जानती थी कि ये सिर्फ उसकी मासूम सोच थी। वो त्रिशांत ठाकुर ही था जो आगे चलकर उसे ऐसे दिन दिखाने वाला था कि वो खुद अपने कान पकड़ लेगी। सुबह हुई और फिर शाम भी ढल गई। दिन भर की खामोशी के साथ नौकरानी 3 बार अदिति के कमरे में खाना और दवाइयाँ देकर जा चुकी थी। अब उसकी तबीयत काफ़ी सुधर चुकी थी। तेज बुखार का असर भी कम हो गया था, लेकिन बारिश में भीगने और लंबा बुखार रहने की वजह से बदन में गहरी कमजोरी समा चुकी थी। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती उसे चक्कर आने लगते। उसकी हालत अब ठीक थी, मगर दिल में तो जो तूफान था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। पूरा दिन प्रशांत ठाकुर फार्म हाउस नहीं आया था। रात के समय जब वह फार्म हाउस आया था तो उसने नौकरानी से अदिति के बारे में पूछा। उस लड़की ने यहाँ से जाने की कोई बात तो नहीं की? नौकरानी ने जब सारी बात बताकर चुप्पी साध ली तो उसने हैरानी से दोबारा पूछा। नहीं साहब जी, यहाँ से जाने की तो कोई बात नहीं की उसने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। त्रिशांत ठाकुर के लिए ये बात हैरान करने वाली थी कि उसने अभी तक अदिति के मुंह से एक बार भी वापस जाने की बात नहीं सुनी थी। कैसी लड़की थी ये, जिसने एक पल के लिए भी घर लौटने की जिद नहीं की थी। लड़कियां तो एक रात घर से बाहर बिताएं तो मरने की कगार पर पहुंच जाती हैं। उनके घर वाले उन्हें मारने तक उतर जाते हैं, मगर अदिति, उसे जैसे किसी चीज़ का डर ही नहीं था। जबकि अदिति ने त्रिशांत ठाकुर से जाने की बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। अगर यहाँ से चली जाती तो कहाँ जाती? भूख, बेबसी और बेइज्जती का खतरा उसके सामने था। कौन जाने बाहर उसका क्या हश्र होता, क्या उसकी इज्जत सेफ रहती। इसलिए उसने सोच लिया था अगर त्रिशांत ठाकुर कभी उसे जाने को कहेगा तो वो उसे हाथ जोड़कर कहेगी, मुझे यहाँ किसी कोने में एक नौकरानी की तरह ही रख लीजिए, मगर वापस मत भेजिए, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। दिन बीतते गए। अदिति त्रिशांत ठाकुर के फार्म हाउस में महफूज तो थी, मगर उसके दिल में तूफान उठते थे। एक तरफ वो शख्स जिसे वो अब तक अपना दुश्मन समझती आई थी, वही उसे छत और पनाह दे रहा था। बेशक उसका रवैया सख्त था, मगर उसने कभी भी उसे घर से निकालने की धमकी तक नहीं दी थी। और दूसरी तरफ वो खून का रिश्ता, जिसने रात के अंधेरे में उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। जब भी उसे अपनी चाची का वो बेरहम चेहरा याद आता था, उसका दिल खून के आंसू रो पड़ता था। उसके दिल में एक जंग चल रही थी, अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। वो त्रिशांत ठाकुर की दिल से शुक्रगुजार थी, जिसने ना कोई सवाल पूछा, ना कोई हिसाब मांगा, बस उसे इस फार्म हाउस में रहने दे रहा था। उधर
त्रिशांत को अब भी विक्रम जी की तरफ से किसी हरकत का इंतजार था, मगर ना तो उन्होंने अपनी भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, ना ही उसे ढूंढने की कोई कोशिश की थी। उनकी हवेली में जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसी ही चल रही थी। क्या वाकई खून के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं? अदिति का दिल चीख चीख कर पूछता था और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वह अदिति को मोहरा बनाकर उसके चाचा विक्रम चौहान से बदला लेना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल गंवारा नहीं कर रहा था कि वह एक कमज़ोर लड़की के सहारे अपने दुश्मनों से बदला ले। इसलिए वह अब तक खामोश था। वो त्रिशांत जो कभी किसी औरत की परछाई तक से दूर रहता था, जिसने आज तक किसी औरत को छुआ तक नहीं था, जो औरत नाम के रिश्ते से भी चिढ़ता था, जिसके दिल में नरमी और रहम जैसे जज्बातों की कोई जगह नहीं थी, वही त्रिशांत ठाकुर अब रोज़ अदिति की मासूमियत, उसकी खूबसूरती और झुकी हुई निगाहों से में कहीं गुम होता जा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आता था, बेतहाशा झुलझुलाहट होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका दिल किसी लड़की के सामने इस तरह झुक जाए, मगर वो जानता था हर दिन हर पल अदिति उसकी रूह में उतरती जा रही थी। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकलने लगी और फार्म हाउस के कामों में हाथ बटाने लगी। वो सुबह से शाम तक किसी मशीन की तरह फार्म हाउस में इधर उधर दौड़ती फिरती और काम में लगी रहती। सिर्फ अंदर ही नहीं, वो जानवरों के तबेले में जाती और साफ सफाई का खास ध्यान रखती थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी कशिश थी। हर नौकर उसके आसपास मंडराता था, उसकी बातों को सर झुकाकर सुनता था। त्रिशांत ठाकुर अपनी खिड़की से चुपचाप अदिति का काम करते हुए देखता रहता था, मगर कभी सामने आने से बचता था, खुद से भागता रहता था। एक दिन जब उसने अदिति को लान के पौधे के पास बैठे देखा तो खुद पर काबू नहीं रख पाया और लान में चला आया। वो जानता था कि उसे अदिति के पूरे खानदान से नफरत है, लेकिन इस लड़की से उसे समझ नहीं आता था कि ये नफरत वो उसके साथ क्यों नहीं कर पा रहा है। अदिति ज़मीन पर बैठी थी तो वो भी उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या कर रही हो? उसकी भारी गूंजती आवाज़ जब अदिति के कानों में पड़ी तो वो घबरा कर झट से खड़ी हो गई। वो इतनी मग्न थी पौधों को देखती हुई कि उसे त्रिशांत के आने का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी घबराहट देखकर ना जाने क्यों त्रिशांत के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुंह फेर कर मुस्कुरा दिया। वहीं पास खड़ा माली ये नज़ारा देख हैरान रह गया। वो तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। त्रिशांत साहब और मुस्कुरा रहे हैं, ये तो कोई सपना है। उसने अपनी आंखें मसल ली। जी, आपको कुछ काम था? अदिति ने डरते डरते बहुत धीरे से पूछा। त्रिशांत ने फिर से उसकी तरफ देखा, चेहरा फिर से संजीदा हो गया। मैंने पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें फूल पौधे पसंद हैं? उसका सवाल भी मतलब सा था, लेकिन आवाज़ में कुछ और ही था। माली तो अब तक हलकान हो चुका था। आज तो सूरज शायद पश्चिम से निकला है। त्रिशांत ठाकुर किसी लड़की से बात कर रहे हैं। ज़रूर कोई गहरा रिश्ता होगा इन दोनों के बीच। जी, बहुत पसंद है, अदिति ने धीमे से कहा। क्योंकि मेरी माँ को बहुत पसंद थे। वो कहती थी जिस घर में पौधे ना हो वो घर वीरान लगता है, बिल्कुल किसी बंजर ज़मीन की तरह। उसकी आंखों में माँ की याद उतर आई थी। चेहरा उदास हो गया। मेरी माँ को भी फूल पौधे पसंद थे। त्रिशांत की आवाज़ भी एकदम धीमी हो गई। वो अक्सर पौधों के पास बैठकर उनसे बातें किया करती थी। त्रिशांत को भी अपनी माँ की याद आ गई थी। अदिति की आंखों में झिलमिल आंसू देखकर उसने खुद का मुंह फेर लिया ताकि कोई उसकी आंखों की नमी देख ना सके, और फिर लंबे लंबे कदमों से वो वहाँ से निकल गया। वो लड़का था और इस दुनिया में लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं होती।
क्योंकि उन्हें कमज़ोर दिखना मना है। दिवाली का मौका आया तो सब नौकरों ने छुट्टी मांगनी शुरू कर दी। हर बार की तरह इस बार भी सब अपने अपने घरों को जाना चाहते थे। सिर्फ 2 नौकर फार्म हाउस में जानवरों की देखभाल के लिए रुकते थे। लेकिन इस बार अदिति के अकेले रह जाने का ख्याल आते ही त्रिशांत को अजीब बेचैनी होने लगी। इसलिए उसने इस बार नौकरों को छुट्टी देने से मना कर दिया था। वो जानता था कि अदिति हवेली से नहीं जाएगी। उसने आज तक उससे कभी यह सवाल नहीं किया था कि वे हवेली क्यों नहीं जाती, यहाँ क्यों रह रही है। शायद इसलिए कि वो जानता था कहीं उसका सवाल ही उसे दूर ना कर दे। सारे नौकर अदिति के पास जमा हो गए और उससे कहने लगे कि वो जाकर त्रिशांत ठाकुर से बात करे। सबकी बातों से मजबूर होकर अदिति त्रिशांत के कमरे की तरफ चल दी। वो उस वक्त स्टडी में बैठा था, सिगरेट के कस लेता हुआ किसी किताब में डूबा था। अदिति ने दरवाजे पर दस्तक दी तो त्रिशांत ने नज़रें उठाई। वो दरवाजे में ही खड़ी थी। झलकती हुई त्रिशांत ने झट से अपनी सिगरेट छिपा ली, लेकिन अदिति ने देख लिया था। उसने नज़रें झुका ली। त्रिशांत ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। वो सब नौकर अपने अपने घर जाना चाहते हैं। दिवाली है ना, और दिवाली तो अपनों के साथ ही मनाई जाती है। प्लीज़ उन्हें छुट्टी दे दीजिए, अदिति ने उंगलियां मरोड़ते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी जो कहीं ना कहीं त्रिशांत के दिल की दीवारों में दरार डाल रही थी। दूसरों के लिए छुट्टी मांगने आई हो तुम? क्या तुम्हें ये त्यौहार अपनों के साथ नहीं मनाना? क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती? आखिरकार त्रिशांत ठाकुर ने वो सवाल पूछ ही लिया जिसका डर अदिति को यहाँ आने के पहले दिन से ही था। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, ना ही मुझे कोई छुट्टी चाहिए। वहाँ मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, अदिति ने रुधे हुए गले से जवाब दिया और उठकर वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर त्रिशांत ठाकुर एक पल को बेचैन हो उठा, मगर उसके पास कोई हक नहीं था कि वो उसे रोककर उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ कर सके। उसने झुलझुलाते हुए सिगरेट फेंकी और किताब को अलमारी में रख दिया। दिल की बेचैनी से मजबूर होकर वो बगीचे में चला आया। जब किसी भी चीज़ में मन लगना मुश्किल हो गया था, उसी पल त्रिशांत ठाकुर को एक और एहसास हुआ कि वो अदिति की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्त हो चुका है। उससे उस लड़की की आदत हो रही है। उसकी मौजूदगी, उसकी चुप्पी, सब कुछ अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर फिर उसने अपना सिर झटक दिया। नहीं, ये सब एक साजिश हो सकती है। ज़रूर विक्रम जी ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा है। वो शायद मेरा कोई राज चुराना चाहती है या मेरी ज़िंदगी की रफ्तार को समझकर मुझे बाद में नुकसान पहुँचाना चाहती है। उसका दिमाग हर तरह की निगेटिव सोच से भर गया। इसलिए तो ना उसने कभी वापस जाने की बात की और ना ही उस रात हवेली से बाहर होने की कोई वजह बताई। ज़रूर ये सब एक जाल है। यहाँ रहते हुए शायद उसे कोई मौका नहीं मिला कि वो मुझसे नुकसान पहुँचा सके, तो अब उसने नई चाल चली है मुझे अपने जाल में फंसाने की। त्रिशांत का मन शक और संशय से घिर गया। वो नहीं जानता था कि कमरे में लेटी अदिति को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बाहर खड़ा त्रिशांत ठाकुर उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, किस किस शक में उलझा बैठा है। अगले दिन त्रिशांत ठाकुर ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। जब उन्हें घर जाने की इजाज़त मिली तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई, मगर सबने त्रिशांत को धन्यवाद करने की बजाय सीधा अदिति के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी और एक एक करके उसे दिल से धन्यवाद कहने लगे। अदिति हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी बात को इतनी अहमियत कैसे मिल गई। वो इंसान जो किसी की बात नहीं सुनता था, आज उसकी बात सुन ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दरवाज़ा बंद किया और रोना शुरू कर दिया। ना जाने क्या बात थी, यूं ही बगैर किसी वजह के आंसू बहते जा रहे थे। दिल भरा हुआ था। एक तरफ ही अजनबी इंसान था जो उसका दुश्मन भी कहलाता था, मगर फिर भी उसने उसे इस फार्म हाउस में पनाह दी थी। दूसरी तरफ वो अपने थे जिन्होंने उस पर शब्दों के खंजर चलाए और एक पल में उसे भी सहारा कर दिया। अदिति ने उस पल एक फैसला कर लिया था।
भले कुछ भी हो जाए, अब वो ये फार्म हाउस छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो त्रिशांत ठाकुर के पैरों में सिर रख कर गिड़गिड़ाएगी, मगर वापस नहीं जाएगी। वो शाम तक यूं ही रोती रही। उसकी आंखें सूज गई थी, पलकें भारी हो गई थी और सिर से में भयानक दर्द हो रहा था। सुबह सुबह त्रिशांत चैनल बदल रहा था। उसे लग रहा था शायद उसके दिल की हालत अदिति ने भांप लिए हैं और इसी वजह से वो सामने नहीं आ रही है। वो बार बार उसके कमरे की ओर देखता, मगर हर बार दरवाज़ा बंद मिलता। वो हैरान था, जो लड़की सारी हवेली में हर वक्त चहकती रहती थी, वो आज अपने कमरे में बंद क्यों है? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? अलग अलग तरह के ख्याल और बेचैन करने वाले वहाँ उसके वजहन में आने लगे थे, मगर उससे पहले ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल सुनते ही त्रिशांत ठाकुर ने सब कुछ अनदेखा कर सीधा बाहरी दरवाजे की ओर भागा था। उसी पल अदिति ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन त्रिशांत को इतनी हड़बड़ी में बाहर जाते देख उसका दिल कांप उठा। उसे अच्छे से पता था कि त्रिशांत ठाकुर और विक्रम जी के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी है। कहीं चाचा जी ने कोई हमला तो नहीं कर दिया? उसका हृदय आशंका से भर गया था। प्रशांत के चेहरे पर जो भाव थे वह नॉर्मल नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। अदिति का दिल घबराने लगा। वह तुरंत घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में पहुंच गई और हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ भगवान से त्रिशांत की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, त्रिशांत को सुरक्षित रखिए, मुझे उसके बिना कुछ नहीं चाहिए। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वह प्रशांत के लिए प्रार्थना क्यों कर रही थी। वह पूरी रात व्याकुल होकर द्वार की ओर देखती रही, हर आहट पर चौंक उठती। उसके चेहरे की चिंता देख नौकर चाकर भी परेशान हो उठे थे और उसे ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। देर रात बीत गई। अगले दिन दोपहर 1 बजे त्रिशांत ठाकुर जैसे तैसे फार्म हाउस लौटा। उसे देखते ही अदिति की चीख निकल गई। उसके बाजू से खून बह रहा था। सफ़ेद रुमाल बांधा हुआ था, लेकिन वह भी खून से भरा हुआ था। शरीर पर जख्मों की भरमार थी। वह नंगे पांव त्रिशांत की ओर दौड़ी और कांपती आवाज़ में पूछने लगी, ये क्या हुआ आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? कहाँ चले गए थे कल रात? वो अदिति जो त्रिशांत के सामने हमेशा झुककर बोलती थी, आज बेकाबू होकर सवाल कर रही थी। पहले डॉक्टर बुलाओ, ये सवाल जवाब बाद में करना। मेरी बीवी नहीं हो जो इस तरह मेरे सामने आकर सवाल जवाब करने की हिम्मत कर रही हो। अपने हद में रहकर बात किया करो। मुझसे उसके शब्दों में ना जाने क्यों गुस्सा होता रहा था, जबकि प्रशांत के दांतों पर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे और अपना सर झुकाकर उसने उन आंसुओं को छुपा लिया। प्रशांत ने हैरत से उस लड़की को देखा था। आखिर वह उसके लिए इतनी बेचैन क्यों हो रही थी, लेकिन सर में उठती दर्द की लहरें उसे सुकून नहीं देने दे रही थी। वह खुद को सोफे पर ढेर कर दिया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन अदिति फौरन डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर के आने तक वो कभी दरवाजे कभी त्रिशांत को देखती रही। जब डॉक्टर उसकी पट्टियां कर चला गया तो वो चुपचाप किचन में गई और सिंक के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस आदमी ने उसे आसरा दिया, अब वही उसे खुद से दूर कर रहा है। कुछ ही देर बाद एक नौकर ने आकर कहा, छोटे मालिक ने आपको बुलाया है। अदिति कांपते हुए कमरे में पहुंची। त्रिशांत जख्मों से भर जाने के बावजूद भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह हैरान हुई थी। कुछ पूछती इससे पहले ही त्रिशांत ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे बाहर की ओर बढ़ गया। त्रिशांत, हाथ छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने घबराकर कहा, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोला। बस उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वह बार बार पूछते पूछते थक गई और त्रिशांत फिर भी कुछ नहीं बोला तो उसने भी चुप्पी साध ली। लेकिन उसकी हालत उस वक्त और भी ज़्यादा बिगड़ गई जब त्रिशांत ने गाड़ी एक छोटे से मंदिर के सामने रोक दी थी। वो उसका हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर ले गया, जहाँ पहले से शादी का पूरा इंतजाम मौजूद था और अब वह पंडित जी से शादी करने की बात कर रहा था। पंडित जी, हाँ में सिर हिलाते हुए
वर और वधू को मंडप में बैठने के लिए कह रहे थे। त्रिशांत उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए ठंडे मगर सख्त लहजे में बोला, चुपचाप अपनी मर्जी से शादी कर लो अदिति, वरना इसके आगे जो अंजाम होगा उसके लिए खुद को तैयार कर लो। अदिति को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। उसे डर नहीं था कि त्रिशांत उसके साथ क्या करेगा। वो चाहती तो इस शादी से इनकार कर सकती थी, लेकिन चाहकर भी वो इनकार ना कर सकी और चुपचाप उसने खुद को त्रिशांत ठाकुर के नाम समर्पित कर लिया था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, कलावा बांधा, अग्नि के साथ फेरे लिए गए और अदिति जो कल तक एक नौकरानी थी, आज त्रिशांत ठाकुर की धर्म पत्नी बन चुकी थी। त्रिशांत की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बरसों पहले कसम खाई थी कि वो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला विक्रम चौहान से जरूर लेगा। विक्रम चौहान ने उसके घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला था, कहा था कि उसकी माँ का चरित्र ठीक नहीं है। इस अफवाह को हवा देकर उन्होंने पूरे गांव में त्रिशांत की माँ को बदनाम कर दिया था। वो माँ जो एक विधवा थी, जिसने पूरे घर को अकेले संभाला था, और अब जब पूरा गांव उसे पर थू थू करने लगा तो वह सहन ना कर सकी और फिर उसने आत्महत्या कर ली। तब से त्रिशांत का मन पत्थर बन गया था। माँ के जाने के बाद उसके दादा और दादी ने उसे संभाला था। दादाजी हमेशा समझाते थे, बेटा बदला मत लो, धर्म का मार्ग अपनाओ, सबका न्याय भगवान करते हैं। पर दादाजी के जाने के बाद त्रिशांत ने उसी धर्म की आड़ में विक्रम जी को हराने की शपथ ली थी। आज वह जान चुका था कि सारी संपत्ति पर अदिति का ही अधिकार है। अदिति के जरिए अब वो पूरे परिवार को मिट्टी में मिला सकता है। बारिश और तूफान की उस रात अदिति अपने कमरे में दुबकी बैठी थी। आकाश बिजली से गूंज रहा था, तेज हवाएं खिड़कियां हिला रही थीं और उस डरवाने अंधेरे में वह कांप रही थी। उसे अब भी याद था, इसी तरह के तूफानी मौसम में चाची ने उसे घर से बाहर निकाला था। उसकी आत्मा में वो क्षण आज भी कांटे की तरह चुभता था। अचानक दरवाजा खुला, त्रिशांत ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ। अदिति ने पहले तो सोचा शायद कोई परछाई है, पर जैसे ही उसने मोबाइल की टार्च जलाई, त्रिशांत का चेहरा साफ दिखा। आप यहाँ? आप सच में हैं ना? अदिति की डरी हुई आवाज़ निकली। नहीं, मेरा भूत आया है। मेरे अलावा रात के समय तुम्हारे कमरे में आने की किसकी हिम्मत हो सकती है? त्रिशांत ने, जिसे वो मोहरा समझ रहा था, क्या ये लड़की सच में मासूम है? उसने उसके आंसू पोंछने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका दिल अब जरूर पिघलने लगा था। अदिति के आंसू, उसकी चिंता, उसका अकेलापन, ये सब झूठ नहीं लग रहे थे। और त्रिशांत अदिति के पास बैठ गया और उसने उसे बेइंतहा अपने आगोश में भर लिया। वो उसे रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। अदिति भी उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी थी। आपको चोट लगी थी और आपने मुझे डांट दिया, फिर खुद ही मुझसे शादी कर ली, और इसके बाद आपने मुझे कितना नज़रअंदाज किया। मेरा दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने का। मेरा मन करता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं, जहां आपको मेरी शक्ल भी ना देखनी पड़े। वो रुआसी होकर शिकायती लहजे में बोल रही थी। उसने त्रिशांत की शर्ट में ही अपनी नाक रगड़ दी थी। त्रिशांत उसकी इस मासूम हरकत पर हल्के से मुस्कुरा दिया। वो बहुत भोली थी, एकदम बच्चों जैसी। तभी उसने वो सवाल पूछ डाला जो उसे बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था। उस रात जब तुम सड़क पर अकेली घूम रही थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी, उस वक्त भी बाहर निकलना जानलेवा था, फिर भी तुम बाहर क्यों थी? त्रिशांत को ये बात उसी दिन पूछनी थी जब वो पहली बार अदिति को अपने जीवन में लाया था। अगर तब पूछ ली होती तो शायद दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां कभी ना होती। अदिति की आंखें फिर भर आई थी। मेरे पापा नहीं रहे और उनके जाते ही मेरे घर वालों का रवैया मेरे लिए जैसे नर्क बन गया। पहले भी चाचा चाची मुझे ताने देते थे, डांटते थे, पर पापा के रहते कभी हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो गए, जैसे उस सबको खाली छूट मिल गई हो। उस रात मैंने बस इतनी सी गलती की थी कि भूख लगी
तो रात के 11 बजे रसोई में कुछ खाने चली गई। चाची ने देख लिया और गुस्से में आग बबूला हो गई। तू रोज छिपकर खाती है, तभी मैं कहूँ किचन में सारे ड्राई फ्रूट्स और नमकीन बिस्कुट इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाते हैं, कहकर मुझ पर हाथ उठा दिया और फिर आधी रात को घर से निकाल दिया। शायद वह पहले से ही इस मौके की तलाश में थी कि मुझे उसे घर से निकाल सकें, और उस रात उन्हें यह मौका मिल ही गया था। मैंने रोते हुए मिन्नतें की, उनके पैर पकड़े। मैं बारिश में भीगती रही, सड़क पर भटकती रही, बेहोशी सी आ गई। जब होश आया तो खुद को इस कमरे में पाया। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। आप ना होते तो मेरी इज्जत जाने कब कुचल दी जाती। अगर मैं किसी गलत आदमी के हाथ लग जाती तो वो ज़रूर मेरा फ़ायदा उठाता, मगर भगवान ने आपको मेरे लिए एक देवदूत बनाकर भेजा। अदिति त्रिशांत के गले से लगकर फिर से रोने लगी थी। त्रिशांत के दिल में अजीब सी टीस उठी थी। उसने जिसे चालाक और झूठी समझा वो कितनी मासूम निकली। उसी पल त्रिशांत ने एक फैसला ले लिया। अब अदिति की हिफाजत उसकी जान से बढ़कर होगी। वो उसे अपने दिल में सहेज कर रखेगा और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं देने देगा। उसने अदिति को और कसकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर अपने ओठ रख दिए। अदिति की पलकें कांप गई। कमरे में अंधेरा था, बस साइड लैंप ही चल रहा था। हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो अपनी मासूमियत के साथ त्रिशांत के दिल में और उतरती जा रही थी। त्रिशांत ने उसके गाल पर अपने बेचैन मचलते ओठों को रख दिया और उसके ओठों पर झुकते हुए उसकी सांसों को अपने अंदर भरने लगा। जितना वो उसके करीब जा रहा था उतनी ही अदिति की उसकी नज़दीकियों की चाह बढ़ती जा रही थी। त्रिशांत ने उसके बाल पीछे करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी ओठ रखे और गर्दन से होता हुआ उसकी शर्ट पर के बटन खोलना। वह उसकी नरम धड़कनों पर झुक गया। उसकी हरकत पर तो अदिति एकदम सिमट गई। त्रिशांत, आप ये क्या कर रहे हो? उसकी कांपती हुई आवाज़ निकली। त्रिशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार करता हूँ तुमसे, और जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तुमसे शादी भी कर ली और अब तुम मेरी पत्नी हो और आज हमारी शादी की पहली रात है। क्या करते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम पागल लड़की? वह उसकी शर्ट को अब पूरा का पूरा उतार चुका था और उसे तकिए पर लेटा था। उसके नाजुक वजूद पर अपने प्यार की मोहर लगाने लगा, जबकि अदिति अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ा सा कसमसस आई, लेकिन प्रशांत, इतनी जल्दी कोई एतराज़ है? उसने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। अदिति ने फौरन नज़रें झुका ली और सिर हिला ना में दिया। उसकी मासूम सी अदा पर प्रशांत के लबों पर एक शरारत भरी मुस्कान बिखर गई। मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं वह सब करूं जो? उसकी मुलायम धड़कन को एक साथ में दबाते हुए बोला था, और अदिति के ओठों से एक सस्कारी निकली थी और उस सिसकी को श्रीशांत ने अपने लबों में लेकर वहीं के वहीं रोक दिया था। वो त्रिशांत की नज़दीकियों से घबरा रही थी, लेकिन ये अच्छी तरह जानती थी कि वो उसका पति है और उसे एक अच्छी पत्नी की तरह उसका हक देना चाहिए। त्रिशांत किसी काली घटा की तरह उसके पूरे वजूद पर छा गया था। उसने अदिति के हर एहसास को अपनी मोहब्बत से भिगो दिया था। एक छोटा सा सच जो त्रिशांत के सामने आया, उसने अदिति की ज़िंदगी ही बदल दी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में इस दुनिया से बेखबर हो चुके थे। अदिति ने भी एक सच्ची पत्नी की तरह खुद को त्रिशांत के हवाले कर दिया था। त्रिशांत उसकी रूह की गहराइयों तक उतर गया था। हर एहसास अब पीछे छूट चुका था। अगली सुबह अदिति त्रिशांत की बाहों में सुकून से सो रही थी, जैसे उसे पूरा संसार मिल गया हो। वो छत जिसने उसकी इज्जत को महफूज रखा, उसकी जान बचाई, अब हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। त्रिशांत ठाकुर ने उसके वजूद को अपनी पनाह में ले लिया था। अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो बार बार त्रिशांत को प्यार भरी नज़रों से देखती रही। कौन होता है जो किसी अनजान लड़की को अपने घर लाकर उसे पनाह दे, महीनों अपने घर में रखे और फिर उसे अपनी पत्नी बना दे? ये सब तो बस फिल्मों या कहानियों में होता है। हकीकत की दुनिया में
तो चारों ओर भेड़ियाँ घूमते हैं जो बस किसी मजबूर लड़की की तलाश में होते हैं। अदिति को भले खुद से ऐसा कुछ नहीं सहना पड़ा था, पर वो इस समाज की हकीकत को समझती थी। उसने त्रिशांत के सीने पर अपने ओठ रखे और नम आँखों से उसका धन्यवाद किया, जिस पर त्रिशांत ने उसे फिर से अपने आगोश में खींच लिया और कहा, अब कभी ये थैंक्स वैंक्स मत कहना। पता नहीं चला कब तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा था वह सिर्फ और सिर्फ अपने सुकून की खातिर कर रहा था, क्योंकि जब तुम खुश होती थी तो मेरे दिल को सुकून मिलता था। कहते कहते उसने अदिति के माथे पर अपने ओठ रखे थे और अदिति ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब त्रिशांत उसे और मजबूत बनाना चाहता था, उसका हक दिलवाना चाहता था, और उसके लिए उसने पूरा प्लान बना लिया था। पहले उसे लगता था कि अदिति इस घर में जासूस बनकर आई है, विक्रम चौहान ने उसे भेजा है। मगर जब उसे अदिति की सच्चाई का पता चला तो उसके हर शब्द पर विश्वास हो गया। अब वो न केवल अदिति को न्याय दिलाना चाहता था, बल्कि अपनी माँ का बदला भी लेना चाहता था, और अदिति के साथ हुई ज्यादती का हिसाब चुकता कराना चाहता था। घर के नौकरों को उनके विवाह की खबर थी, और जब दोनों को एक कमरे में देखा तो वे खुशी से खिल उठे। त्रिशांत दिन भर बाहर रहता था, जिस पर अदिति उससे नाराज हो जाती थी, लेकिन त्रिशांत ने कभी नहीं बताया कि वो किन कामों में व्यस्त था। जो चोट उसे लगी थी वो विक्रांत जी द्वारा कराए गए एक हमले का नतीजा थी। जमीनों पर पानी का कोई मसला हुआ था। मजदूरों ने उसे फ़ोन किया, और जब वो पहुंचा तो विक्रम जी ने उस पर सीधे गोलियां चलवा दी। अब विक्रांत जी कई मामलों में फंसने वाले थे। उन्होंने धोखाधड़ी की थी, जमीनें हड़पी थी और त्रिशांत पर हमला करवाया था। अब उन्हें घेरने का सही वक्त आ चुका था। इसी में त्रिशांत व्यस्त था, और उधर अदिति सोच रही थी कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है। वो हर रोज़ नाराज़ होकर सो जाती थी। त्रिशांत जब आता तो बिना उसे जगाए सो जाता, और सुबह उठकर फिर झूठे सच्चे बहाने बनाकर निकल जाता। अदिति को अब सचमुच त्रिशांत पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो मजबूर थी। आज त्रिशांत रोज से जल्दी घर आ गया था। अदिति बहुत खुश थी। उसने अपने हाथों से त्रिशांत के लिए खाना बनाया और बड़ी प्यार से उसे खिलाया। त्रिशांत भी आज बहुत खुश था। कल सुबह तैयार रहना, एक बहुत खास जगह जाना है। नहीं त्रिशांत, मुझे कहीं नहीं जाना, अदिति ने झट से मना कर दिया। मुझे बाहर जाने में डर लगता है। त्रिशांत की आंखों की नाराजगी देखकर उसने तुरंत सफाई दी। अरे नहीं त्रिशांत, वह तो पहले की बात थी। अब आपके साथ जाऊंगी तो डर कैसा, जब आप साथ हैं तो कोई घबराहट नहीं। त्रिशांत ने उसे अपने आगोश में लेकर लिटा दिया। थोड़ा मेरे और करीब आओ, बहुत थक गया हूँ, सारी थकान मिटाना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अदिति को अपने और भी करीब कर लिया था, और धीरे धीरे उसे हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ अपने सीने में भींच गया। कई दिनों बाद त्रिशांत की नज़दीकी नींद अदिति को भी गुलनार कर दिया। वो फिर से उसकी बाहों में खो गई। अगली सुबह अदिति तैयार होकर त्रिशांत के साथ निकल पड़ी, लेकिन त्रिशांत उसे सीधे अदालत ले आया, जहाँ सामने विक्रम जी थे। रास्ते में त्रिशांत ने अदिति को सब बता दिया था। उस पर हमला करने वाला और उसके पिता का कातिल कोई और नहीं, उसके चाचा विक्रांत जी ही थे। त्रिशांत की बातों पर अदिति को यकीन नहीं हुआ। बाकी सब तो ठीक है, पर उसके चाचा हत्यारे कैसे हो सकते हैं? अदिति की बात सुनकर त्रिशांत भीतर से हिल गया था। वो तो उसे अदालत में गवाही दिलवाने लाया था, मगर अब अदिति को ही यकीन नहीं था तो वो गवाही कैसे देती? उसने जब अदिति को उसके पिता के कत्ल के सारे सबूत दिखाए तो वो पूरी तरह टूट गई। अदिति के दिल में रोष और दुख का तूफान आ गया। उसने अदालत में विक्रम जी के खिलाफ गवाही दी और उनसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति की वापसी की मांग की।
कुछ ही वक्त में विक्रांत जी का पूरा खानदान सड़क पर आ गया। अदिति को उसकी जायदाद वापस मिल चुकी थी और विक्रम जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अदिति को इस बात का दुख नहीं था कि विक्रांत जी को जेल हुई, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने संपत्ति के लालच में अपने ही भाई की जान ले ली। उन्होंने त्रिशांत की मां को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, उसके पिता की जान ली और त्रिशांत पर हमला करवाया। उनके गुनाह इतने बड़े थे कि उन्हें माफ़ करना मुमकिन नहीं था। अब हर किसी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।